अगर मैं म्यूजिक प्रोडक्शन की भी बात करूं तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि लूप्स और सैंपल पैक्स यूज करते होंगे, स्प्लाइस की मदद से गाने बनाते होंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर एआई से गाने बनवाना चीटिंग है तो जो आप कर रहे हो वो क्या है? हो सकता है कि आप 4-5 आइडियाज क्रिएट करें और क्लाइंट को उनमें से एक पसंद आए। अब जो पेमेंट है वो तो आपको एक ही आइडिया की मिलेगी, चाहे आप 4 आइडियाज बनाएं या 10। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक एआई टूल पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डाला और उसने मेरे को कुछ ऐसा रिजल्ट दिया। तो आई एम श्योर आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि आजकल इतना ज्यादा एआई एडवांस हो गया है। कहां पे सबसे पहले छोटे छोटे टूल्स बने थे जहां पे वो आपकी हेल्प करता था, और आज तो एआई इतना केपेबल हो चुका है कि वो आपके पूरे गाने ही प्रोड्यूस कर देता है। और तो और हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर मैंने एक एआई टूल को कवर किया था जिसका नाम है सुनो, और उसको डालने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस मिले, स्पेशली म्यूजिक प्रोड्यूसर्स से। कुछ लोगों का मानना था कि ये टूल हमारे बहुत ज्यादा काम में आएगा, तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो टूल्स हैं ये म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की जॉब छीन लेंगे। लेकिन आप में से जितने लोगों को ये एआई टूल्स डेंजरस लगते हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, एक टूल को तो आप लोग रोक लोगे, लेकिन जब इस जैसे 10 टूल्स आ जाएंगे मार्केट में तो आप किस किस को रोकोगे? लेकिन यहीं पे जितने भी लोग इन एआई टूल्स के फेवर में हैं, वो मेरे को लगता है कि 2 कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहले तो वो हैं जिनको म्यूजिक की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और उनको लगता है कि अब वो एक क्लिक में गाने बना सकते हैं और उनका काम आसान हो गया। और यहीं पे जो दूसरी कैटेगरी है वो है एक्सट्रीम प्रोफेशनल्स की। इस वाली कैटेगरी के जो लोग हैं वो थोड़े से सेंसिबल हैं, उनको रियलाइज तो होता है कि ये जो एआई टूल्स हैं ये बहुत ज्यादा एडवांस है, बट उनको ये भी समझ आता है कि इन टूल्स को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज किया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन टूल्स की मदद से कैसे खूब सारे पैसे तो बचाए जाएं, उसी के साथ साथ टाइम को भी सेव किया जाए। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि एक इंसान है जो कि एकदम बिगिनर है, उनको म्यूजिक प्रोडक्शन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो इस केस में वो एआई पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डालेंगे कि उनको किस टाइप का म्यूजिक चाहिए, किस टाइप का गाना बनाना है, और वो जो एआई टूल है वो उनको एक बहुत बढ़िया और प्रोफेशनल आउटपुट दे देगा। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है। मान लेते हैं कि आपने एआई की मदद से एक गाना बनाया, आपने उसको एज इट इज अपलोड कर दिया और वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है। तो उस केस में ये जो बिगिनर आर्टिस्ट है वो वापस उस एआई वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे फिर से एक प्रॉम्प्ट डालेगा, लेकिन इस बार जो उनको रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल भी क्लोज नहीं होगा उनके पिछले रिजल्ट के। अब यहाँ पे जो रिजल्ट क्लोज नहीं होगा वहां पे मेरा मतलब ये नहीं है कि एआई सेम ही गाना बना दे, बट इसको आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट की बात करें जैसे कि रफ्तार हो गए, तो उनके केस में आप लोग देखेंगे कि उनके सारे गानों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, एक पर्सनल टच होता है। अब अगर रफ्तार के गानों को डालने की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो लगभग 1-2 गाने डालते हैं हर साल, और कल को अगर वो ये सोचे कि मैं एआई टूल्स की मदद से गाने बनाता हूं और हर महीने 2 गानों को अपलोड करता हूं, तो उस केस में दिक्कत ये होगी कि उनके जो गाने हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलग साउंड करेंगे, और उनकी जो एक सिग्नेचर साउंड है, जो सोल वो अपने गानों में डालते हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होगा। क्योंकि एक चीज जो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग रियलाइज करेंगे कि जब भी आप किसी आर्टिस्ट के फैन होते हैं, आप उनके जो गाने हैं सिर्फ उसकी वजह से उनके फैन नहीं बनते, आप कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी से कनेक्ट कर पाते हैं, उनकी जो स्टोरी है उसको कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं। आपको एक सेंस ऑफ होप मिलता है, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलता है उन आर्टिस्ट को देख के। डेफिनेटली जो भी आर्टिस्ट टॉप पे हैं वो अच्छा म्यूजिक तो बनाते हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आपके जो लिसनर्स हैं वो आपके फैन बन जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग वापस रफ्तार की बात करें तो क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं, वो काफी ज्यादा सेंसिबल हैं, तो आई एम श्योर कि जो एआई टूल्स हैं वो इनके अगेंस्ट तो नहीं होंगे, बल्कि इनको अपने फेवर में यूज करेंगे। वो कैसे? सिर्फ फॉर एग्जांपल उनके माइंड में एक आइडिया है, उनको पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली कैसा साउंड करेगा, तो वो क्या करेंगे, किसी भी एआई टूल पे जाएंगे, उसको कुछ प्रॉम्प्ट्स देंगे, उससे हो सकता है कि 8-10 डिफरेंट वर्जन्स निकाल ले, और जो भी वर्जन उनकी विजन के क्लोजेस्ट होगा उसको कहीं ना कहीं वो रिक्रिएट करेंगे, इंप्रोवाइज करेंगे, या हो सकता है कि एक छोटे से आइडिया से इंस्पायर होकर अपना खुद का एक गाना बना ले। तो इस केस में आई एम श्योर आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि एक जो बिगनर है उसके लिए एआई का बहुत डिफरेंट यूज है, एट द सेम टाइम जो एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल आर्टिस्ट है वो एआई को बहुत अलग तरीके से यूज करेंगे। बिकॉज लेट्स बी प्रैक्टिकल, मान लो कि आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, आपके पास कोई क्लाइंट आता है अपना गाना बनवाने के लिए, आप उनको एक आइडिया बना के देते हो जिसपे आपने हफ्ता भर स्पेंड किया है। अब यहाँ पे अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि जो आइडिया आपने उनको पिच किया था वो उनकी विजन से अलाइन नहीं कर रहा है, और यहाँ पे कुछ और डिफरेंट ट्राई करके देखते हैं, तो आई एम श्योर कि आप नॉट ओनली डिमोरलाइज फील करेंगे बल्कि आपके माइंड में फ्रस्ट्रेशन भी आएगी कि मैंने तो इतनी मेहनत करके ये आइडिया सोचा था और क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा है। और ऐसा करते करते हो सकता है कि आप 4-5 आइडियाज क्रिएट करें और क्लाइंट को उनमें से एक पसंद आए। अब जो पेमेंट है वो तो आपको एक ही आइडिया की मिलेगी, चाहे आप 4 आइडियाज बनाएं या 10। तो इस केस में भी मेरे को लगता है कि एआई बहुत ज्यादा काम में आएगा। आप उससे आइडियाज प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के साथ बैठ सकते हैं और जो भी आइडिया उनके विजन के क्लोजेस्ट हो उससे रिलेटेड कुछ बना सकते हैं। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, आजकल जो भी म्यूजिक आप लोग सुन रहे हैं उसमें से 99% जो म्यूजिक है वो इन्फ्लुएंस्ड है। एंड अगर मैं अपनी भी बात करूं, मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो मैं भी उनसे कोई रेफरेंस मांगता हूं कि उनके माइंड में एग्जैक्टली क्या आइडिया चल रहा है, किस विजन में मेरे को गाने को लेके जाना है, ताकि मेरा भी टाइम सेव हो। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ भी गलत नहीं है, हम सब लोग अपना टाइम सेव करना चाहते हैं और अपने जो क्लाइंट है उनको एक ऐसा एंड प्रोडक्ट देना चाहते हैं जिससे वो भी सेटिस्फाइड हो। यही सेम सिचुएशन तब भी आई थी जब स्टूडियो की जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस कर रही थी, वो हार्डवेयर से डिजिटल पे मूव कर रही थी। अब उस टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स थे जिन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए थे अपने गियर्स पे, और वो बिल्कुल अगेंस्ट थे डिजिटल काम करने के। उनका ये मानना था कि जो एनालॉग गियर्स हैं उनसे जो टेक्सचर ऑब्टेन होता है वो कभी भी डिजिटली रिक्रिएट नहीं हो सकता। लेकिन फिर एंड में हुआ
हुआ क्या, उसमें से 99% जो लोग थे वो कहीं ना कहीं पीछे ही छूट गए और इतने सारे स्टूडियोज शट डाउन हुए बिकॉज वही सिमिलर जो आउटपुट है उसको वो इंसान भी डिलीवर कर पा रहा था जो कि अपने घर से काम करता है, सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी सारी प्रोसेसिंग करता है, चाहे मैं म्यूजिक प्रोडक्शन की बात करूं या मिक्सिंग मास्टरिंग की। अब देखो, माना कि जो प्लगइन से आपको टोन मिलती है वो बिल्कुल भी क्लोज नहीं है हार्डवेयर के, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो प्लगइन से आपको टोन मिलती है वो खराब है हार्डवेयर से। कुछ प्लगइन्स जो है वो हार्डवेयर से भी बेटर आउटपुट देते हैं, एट द सेम टाइम कुछ ऐसे आइकॉनिक हार्डवेयर हैं जो कि प्लगइन से भी बेटर है। अब यहीं पे अगर मैं इस चीज की एक लिस्ट बनाने बैठा कि एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या प्रोज और कॉन्स हैं, जो कि मैं अपने अकेडमी स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस करता हूं, तो जो डिजिटल है उसके डेफिनेटली ज्यादा प्रोज हैं एज कंपेयर टू हार्डवेयर। और उसका सिंपल सा रीजन यही है कि डिजिटल में आपको बहुत ज्यादा प्रिसिजन मिलता है, जहां पे एक EQ के हार्डवेयर में आपको 3-4 नॉब्स मिलेंगे। वहां पे अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो आजकल ऐसे ऐसे EQs आ गए हैं जहां पे आप नॉट ओनली इंटीजर वैल्यूज में डील करते हो कि आपको 20 हर्ट्ज को बूस्ट करना है, 540 हर्ट्ज को रिड्यूस करना है, बल्कि आप लोग डेसिमल्स में भी जा सकते हो। तो जाहिर सी बात है, जो गाने को लेकर आपकी विजन है, जो आपके माइंड में आइडिया चल रहा है, उसको आप ज्यादा प्रिसिजन के साथ उतार पाओगे अपने सॉफ्टवेयर में। तो इन शॉर्ट मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे नए टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, आपको उनके साथ फाइट नहीं करना है, बल्कि ये देखना है कि कैसे आप उनको अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हो। हर चीज के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं और मेरे को लगता है कि जो नए नए टूल्स आ रहे हैं, जो भी लोग इनसे डरते हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से खोखले हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर अपनी स्किल्स पे डाउट है। जैसे कि इसके लिए अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप में से जो भी लोग क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं कुछ टाइम से, आपको तो पता ही होगा कि ये जो DRS टेक्नोलॉजी है ये लगभग 10-12 साल पहले आई थी क्रिकेट में, एंड नो डाउट ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन जब ये नई नई लॉन्च हुई थी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको डाउट किया था। एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स भी थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था। कायदे से जो भी पुराने लेजेंडरी प्लेयर्स हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, कपिल देव हो गए, ये सब लोग इस टेक्नोलॉजी पे ऑब्जेक्शन उठा सकते थे कि हम लोगों ने अपने जो भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो बिना इस टेक्नोलॉजी के बनाए हैं, हमें तो कितनी बार गलत आउट दे दिया गया था। तो कहीं ना कहीं वो जो कन्वेंशनल तरीका है उसी को ही फॉलो करते हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे कि शायद ही किसी ने इसके अगेंस्ट बोला। वो बात अलग है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेनिफिट में यूज हो रही है क्रिकेटर्स के, लेकिन यहीं पे जब DRS नया नया आया था तो कहीं ना कहीं वो जो बॉल का स्विंग था उसको अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता था, और वहां पे कितने सारे बॉलर्स थे जो कि फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि हमारी तो बॉल इससे ज्यादा स्विंग होती बाउंस करने के बाद, लेकिन DRS तो उसको कैप्चर ही नहीं कर पाया। लेकिन जो भी सेंसिबल प्लेयर्स थे वो चुपचाप अपना काम करते गए, अपनी स्किल्स को पॉलिश करते गए, और जो टेक्नोलॉजी है उसको सपोर्ट किया और देखा कि कैसे वो उनके बेनिफिट में आ सकती है। सेम वे अगर मैं म्यूजिक प्रोडक्शन की भी बात करूं तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि लूप्स और सैंपल पैक्स यूज करते होंगे, स्प्लाइस की मदद से गाने बनाते होंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर AI से गाने बनवाना चीटिंग है तो जो आप कर रहे हो वो क्या है? सेम वे अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं भी बहुत सारे AI प्लगइन्स यूज करता हूं अपने प्रोसेस में, जैसे कि ओजोन हो गया या गल्फॉस हो गया, और कहीं ना कहीं उनके जो पावर है उसको मैं अपने फायदे में कैसे यूज करता हूं। मैं मैनुअली भी कुछ ट्वीक्स करता हूं जो कि मेरे को क्लोज ले जाते हैं मेरी विजन के, ताकि हर गाने में मैं अपना एक पर्सनल टच दे पाऊं। और ये जो सारे टूल्स हैं ये कहीं ना कहीं मेरा बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट सेव करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिपेंडेंट हो जाऊं इन टूल्स पे। मैं रोज अपनी स्किल्स पे काम करता हूं, नॉलेज गेन करने पे फोकस करता हूं, ताकि कल को अगर ये टूल्स मेरे पास ना भी रहे तो भी मैं वही आउटपुट निकाल पाऊं जो मैं आज निकालता हूं। और ये चीज तो आप में से बहुत सारे लोग अच्छे से जानते होंगे जिनने भी मेरे ऐप कोर्सेज में एनरोल किया है। स्पेशली मेरा जो एडवांस मिक्सिंग मास्टरिंग वाला कोर्स है उसके अंदर तो मैंने डिटेल में इस चीज की बात की है, और जो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट के मैंने प्रोजेक्ट्स आज तक किए हैं उनके मैंने डिटेल मिक्स ब्रेकडाउन वहां पे शेयर किए। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो भी नए AI टूल्स आ रहे हैं इनको भी हमें सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। कल जब मैं एक क्लाइंट के साथ बैठा था तो उन्होंने मेरे को एक गाने का रेफरेंस सुनाया जहां पे एक बहुत ही खतरनाक गिटारिस्ट थे जो कि गिटार सोलो प्ले कर रहे थे, और उनका बहुत मन था कि काश वैसा जो गिटार सोलो है वो उनके गाने में भी डल जाए। अब दिक्कत की बात ये थी कि अगर वो एक सेशन गिटारिस्ट को हायर करते हैं तो उनकी फीस उन्हें पे करनी पड़ती, उसके बाद रिकॉर्डिंग चार्जेस पे करने पड़ते, उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो गिटार्स हैं उनको एडिट करवाना पड़ता, तो वहां पे आपके स्टूडियो इंजीनियर की भी कॉस्ट लग जाती। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक AI टूल पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डाला और उसने मेरे को कुछ ऐसा रिजल्ट दिया। तो जब मेरे क्लाइंट ने ये वाली ऑडियो सुनी तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, और यहाँ पे मैं इसको 2 तरीकों से यूज कर सकता था। सबसे पहला तरीका ये है कि मैं इसी से एक छोटा सा पार्ट ट्रिम कर दूं और अपने गाने में इंसर्ट कर दूं, और दूसरा तरीका ये है कि जो ऑडियो फाइल है इसको मैं एज अ रेफरेंस यूज कर लूं और एक गिटारिस्ट को भेज दूं कि इससे थोड़ा सा इंस्पायर होके अपनी थोड़ी सी इंप्रोवाइजेशन करके एक 16 बार का गिटार सेक्शन मेरे को भेज दे। तो इस केस में मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम और पैसा बचेगा, और जो क्लाइंट है वो भी कहीं ना कहीं काफी खुश हो जाएंगे और उनको भी वो रिजल्ट मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। ऑल्दो एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इन टूल्स को तभी यूज करें जब आप आउट ऑफ आइडियाज हैं, आपके पास कोई भी इंस्पिरेशन नहीं है, या फिर एक आइडिया है लेकिन आप सोच नहीं पा रहे कि उसको कैसे बिल्ड करें। और ये जो भी AI टूल्स हैं इनको अपने आप को कंज्यूम ना करने दे, इन पे फुली डिपेंडेंट ना हो, और जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको जिंदा रखें। बाकी तो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट्स बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या AI एक डेंजर है या फिर एक बहुत अच्छा साथी बन सकता है म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का। हैप्पी लर्निंग।